बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन विद सादिया सादात। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं MP अफजल खान साहब और हम इनसे थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि इमिग्रेशन के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा तशवीश है जो पाई जा रही है, तो आज हम इनसे थोड़ा क्लैरिटी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सादिया जी। सर, यही जो इमिग्रेशन के हवाले से जो आपको कहा जा रहा है कि कभी भी किसी भी टाइम पे आपकी जो स्टेटस है वो स्ट्रिप ऑफ हो सकता है, तो इसके बारे में आपकी क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो बिल जा रहा है पार्लियामेंट के थ्रू, जिसकी 3 रीडिंग्स अब हो चुकी हैं और इस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें हमें तशवीश है। पहले तो जो आर्चिंग प्रॉब्लम पॉइंट है वो ये है कि जब ब्रेक्सिट हो चुका है तो ये एक बहुत ही सुनहरी मौका था हमारी गवर्नमेंट के लिए कि वो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को, रूल्स को अपग्रेड करें, क्योंकि जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं ये बहुत पीस मील डेवलप हुए हैं, तो इसमें बहुत सी कंफ्यूजन और कम्प्लेक्सिटी पड़ी हुई है कि खुद जजेस जो होते हैं उनको भी क्लैरिटी नहीं होती कि भाई है क्या एग्जैक्ट लॉ। तो ये मौका था कि इसको सिंप्लीफाई करते और जो मुल्क की ज़रूरत है उसके मुताबिक ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसी लेके आते। तो सैडली इस करंट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने अपनी जो आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग है उसको ज़्यादा तरजीह दी इसकी जगह पे कि जो मुल्क का मफाद है उसको सामने रखते हुए। तो वो यही है कि जब भी आप इनसे देखते हैं, पिछले 10-12 साल से अब हुकूमत में आ रहे हैं, इनका सिंपल मोटो रहा है कि हमने जो इमिग्रेशन है ये सिंगल फिंगर में लेके आनी है, यानी हमने इसको कम करना है। तो इसमें असल रियलिटी ये है कि हमें इमिग्रेशन की ज़रूरत है। अभी पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, बिल्कुल। तो 100,000 से ज़्यादा वैकेंसी पेंडेमिक जाने से पहले हेल्थ सर्विस के अंदर थी। अब जो हेल्थ के अंदर सिचुएशन है उसमें सिचुएशन और वर्स हुई है, वो जो प्रेशर डेवलप हुआ है। तो अब जो कहते हैं कि 60% से ज़्यादा जो नर्सें हैं वो खुद छोड़ना चाहते हैं। तो 100,000 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कमी की, उसके बाद जो मोरल है स्टाफ का NHS के अंदर वो ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो ये प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर आप दूसरी चीज़ों को देखते हैं कि लॉरी ड्राइवर का मसला भी रिसेंटली पिछले चंद महीने पहले चला था, उसका भी पॉइंट यही था कि वो हम मैच नहीं कर रहे। जो इतने ड्राइवर हमारे पास होने चाहिए, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं मूव अराउंड करने के लिए, बड़े बड़े स्टोरों में पहुँचाने के लिए, क्योंकि ड्राइवर नहीं है तो उसमें वो किल्लत पैदा होती थी। इसी तरह एग्रीकल्चर का एरिया है कि यहाँ वैसे तो बहुत शोर किया जाता है जी बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन रियलिटी ये है कि बरतानिया जो बिल्डअप एरिया है ये लेस देन 10% है जी। तो ग्रीनरी आज भी बहुत है। तो उस पॉइंट पे जो एग्रीकल्चर साइड है उसमें चाहे वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट हो, इनको पिक करने के लिए इनके पास लोग नहीं है जी। तो ये वो चीज़ें हैं जो ये पॉइंट आउट करती हैं कि एक्चुअली हमें इमिग्रेशन पॉलिसीज को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि ख़राब। तो अब इस बिल की तरफ जब हम आते हैं तो उसमें ये क्या कर रहे हैं कि ये पॉपुलिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए कि हम एज अ टोरी बहुत सख्त है इमिग्रेशन में, तो देखो हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं जिसमें अमली तौर पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन शो करने के लिए ये कर सकेंगे। तो उसमें एक पॉइंट तो ये है कि जो रेफ्यूजीज होते हैं, अभी आप देख रहे हैं टीवीज में भी देखते होंगे हमारे आपके व्यूअर्स के जो बोट्स के थ्रू आते हैं जी, बिल्कुल। तो जो रेफ्यूजीज कन्वेंशन है जिसके हम सिग्नेटरी हैं, उसमें ये है कि रेफ्यूजीज को हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है, बिल्कुल। उसमें ये नहीं होता कि वो किस तरीके से दाखिल हुए हैं, उसके केस को देखा जाता है कि क्या वो फिल करते हैं ये नहीं क्राइटेरिया को। तो अगेन इस तरह के लेजिस्लेशन करना जो हम वायलेट करेंगे इंटरनेशनल लॉ को, ये प्रॉब्लम है। और जो कोई अगर आप देखें कि ये बोट क्रॉसिंग की बात हो रही है, तो अगर कोई डूब रहा है कोई जो आ रहे हैं तो आप उनको मदद करें, उनकी जान चाहें, जो अखलाकी तौर पे इंसानियत के पॉइंट पे भी एक्सेप्टेबल पॉइंट है, तो आप उनकी मदद कर रहे हैं तो ये भी जुर्म है जी, बिल्कुल। तो ये एक और ऐसी चीज़ है। और इसमें जो एक और पॉइंट जिसमें हमारी अपने जो बहन भाई हैं उनको बहुत कंसर्न नज़र आ रहा है,
वो हैं हमारे पाकिस्तानी, हमारे बांग्लादेशी बहन भाई, जी। हमारे इंडियन बहन भाई नहीं आते इसमें, क्योंकि उनमें ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है। जी। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वेस्ट इंडीज, कैरिबियन वगैरह एक्सेट्रा, उनमें भी कुछ ड्यूल नेशनैलिटी है। तो ये शिक उन पे भी लागू हो जाती है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि नेशनैलिटी को कैंसिल करने के रूल्स को नए नहीं है, ये पहले भी थे। ठीक है। जो नई चीज़ वो ला रहे हैं उसमें एक तो ये है कि नोटिस का पॉइंट, जी, कि वो ये ज़रूरी है। और क्योंकि अगर आप नोटिस, मेरी आप नेशनैलिटी कैंसिल करना चाह रही हैं, आप होम सेक्रेटरी हैं, प्रिटी पटेल आज बना दिया आपने आपको, तो मैं हूँ दूसरी तरफ डिफेंडेंट, तो आप अगर जब मर्जी कैंसिल करना चाहती हैं, अगर मुझे पता ही नहीं है कि आप एज होम सेक्रेटरी आपने ये कैंसिल की है, और उसकी तो मैं इसमें कैसे रिएक्शन कर सकूंगा, कैसे इसको चैलेंज कर सकूंगा? अगर मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफी है, अगर मुझे इल्म ही नहीं है, तो नोटिस का ये वो पॉइंट है जिस पे लोगों को इश्यू है। इसके अलावा पॉइंट ये है कि अगर आप कह रहे हैं जी कि ये टेररिस्ट हैं, तो फिर सवाल ये है कि अगर कोई आपका टेररिस्ट है, आपको इखलाकी तौर पे क्या हक बनता है कि आप अपना खराब चीज किसी दूसरे मुल्क में फेंकें? ये कैसे एक्सेप्टेबल पॉइंट है? देखिए ना, अगर आप दूसरों के टेररिस्ट को बाहर निकालना चाहते हैं, तो अपने दूसरों पे क्यों थोप रहे हैं? दूसरे भी नहीं चाहेंगे ना कि आपके बोलें। तो ये वो पॉइंट है। तीसरा इसके अंदर मसला है, वो ये है कि मैं आ रही है, तो आप मुझे चलो ये कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ सफेद फॉर्म है, वही जुर्म वो करता है जी, उसके साथ आप क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? उसको तो नहीं आप फेंकेंगे ऑस्ट्रेलिया में, पहले आप फेंकते रहे हैं, अब तो नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं आने देंगे, वो भी तो आपको बाहर रखेंगे जी। तो ये फिर नाइंसाफी होगी, क्योंकि इंसाफ का जो तकाजा है वो ये है कि हर शहरी को बराबरी का हकूक होते हैं जी। तो बराबरी का इंसाफ भी मिलना चाहिए। तो अगर कोई सफेद फॉर्म है, उसकी तो आप नेशनैलिटी कैंसिल नहीं कर सकेंगे जी, तो जो दूसरा है उसकी कर सकेंगे। तो ये बराबरी कहाँ गई? तो ये खुद चैलेंजिंग पॉइंट है। तो इस लिहाज से ये चीज़ें हैं जो तशवीश हमें कर रही हैं। तो हमने इसको अपोज भी किया है, लेकिन क्योंकि इनकी लोअर हाउस में जो एमपीज़ हैं उनमें इनकी 80 की मेजॉरिटी है, तो उसमें इनकी अपनी सफ़ों के अंदर कुछ ज़्यादा इसके बारे में तशवीश नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि ये आइडियोलॉजिकल बैटल है, लेकिन ओवरऑल थ्रू कर सके थे, और ये इस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है। तो ये वो पोजीशन है। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो किसी भी पॉइंट पे बाद में इसको चैलेंज किया जा सकेगा कि दिस विल बी फुल एंड फाइनल, और आपकी नेशनैलिटी किसी के ऊपर भी आप इल्ज़ाम ही लगा दें कि जी आप टेररिस्ट हैं? हम लोगों ने कई ऐसे वाक़े देखे हैं जिनकी बेसिस में सिर्फ वैसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो उस केस में भी ये चीज़ होती है। इसमें एक तो ये बात है, लेकिन इस कानून के अंदर दो और शिक हैं जो बढ़ रही हैं, तो इस पे भी हमें तशवीश होनी चाहिए। एक तो ये है कि इसे कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट, मुल्क का इंटरेस्ट कह लें जी, और दूसरा इसके साथ उन्होंने जो शिक रखी हुई है वो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट। तो ये और ज़्यादा बड़ा बात नजर आती है कि डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट का मतलब क्या? आप ये कह रहे हैं कि आपके किसी और मुल्क के साथ जो इंटरेस्ट हैं उसको भी मदद रखते हुए आप यहाँ के शहरी को निकाल सकते हैं। तो अगेन ये तशवीश की बात है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक्चुअली इस पे अभी भी लॉबिंग करें, क्योंकि ये सिचुएशन हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर है, और हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर उनकी ताकत गवर्नमेंट की इतनी नहीं है जितनी लोअर हाउस में है जी। तो इस लिहाज से वहाँ पे रुकावट की जा सकती है। उसमें भी सेकंड रीडिंग पे अब हाँ जी, लेकिन हम फिर भी हमें ये करनी चाहिए ना, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे मुफाद में है जी। उसके बाद सोचना कि भाई बाद में क्या होगा। मेरी तो यही गुजारिश आपके व्यूअर्स से होगी कि अब भी वक्त है, अब भी शोर करना चाहिए, पर्टिकुलरली जो कंजर्वेटिव एमपी हैं उन पे शोर करना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि भाई उनकी जो कुर्सी है वो उनकी वोट्स के साथ है, तो अगर वो खुश नहीं है तो उनको वोट नहीं देंगे। तो इस पे उनको जोर करना चाहिए, तो इससे फिर फ़ायदा होगा। आप जो फ्यूचर का पॉइंट है उसमें तो यही है कि देखें, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का पॉइंट ये होता है कि कोई भी पार्लियामेंट फ्यूचर पार्लियामेंट को बाइंड नहीं कर सकती, तो कोई भी कानून चेंज हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि ना बनना बेहतर है
बल्कि इस पे सोचना कि भाई कोई और हुकूमत आएगी तो वो चेंज कर देगी, क्योंकि जब हुकूमतें और बदलती हैं तो हालात और होते हैं। हालात जब होते नई हुकूमतें आती हैं तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, तो आप इसमें ना फंस जाएं। बेहतर ये है कि बनने ही ना दें। ठीक है सर। एक मैंने एक और चीज़ आपसे जाननी थी कि एक इमिग्रेशन पैक्ट होता है यूके और इंडिया के साथ, और उसके बेसिस के ऊपर हमारे जो वर्कफोर्स है वो उधर जाती है, वहाँ की इधर आती है 2 साल के लिए। लेकिन क्या वजह है कि कोई ऐसा इस तरह का पैक्ट जो है वो पाकिस्तानियों के साथ क्यों नहीं होता है? यहाँ पे भी डॉक्टर्स एसोसिएशन है जो कि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन क्यों हम लोग इस चीज़ में लैक करते हैं और अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई पाकिस्तानियों के साथ हो? आई थिंक कुछ कोशिशें तो हो रही हैं। अच्छा, तो ये अच्छी बात है। इसमें यही है कि जो हमारे कम्युनिटी के अंदर एक्टिव लोग हैं, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन के बहुत सी तंजीमें भी हमारे पास हैं, इनको चाहिए जो हेल्थ एरियाज़ होते हैं उनके साथ इनकी रिलेशनशिप को डेवलप करें, उनकी जो ज़रूरियात है उसको मीट करने के लिए फिर अल्टरनेटिव आइडियाज़ को डेवलप करें ताकि हम इस चीज़ को मैनेज कर सकें। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं जी बिल्कुल, कि जो अच्छे लोग आपके पास हैं, तो कोई भी मुल्क है, जैसे पाकिस्तान को हम ले लेते हैं, तो ये एक डेवलपिंग मुल्क है। तो ये इतना खर्चा करते हैं, बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जब वो पीक पे आता है, प्रोफेशनल बनता है रिटर्न करने के लिए सोसाइटी को, तो ये अगर किसी और मुल्क में चला जाएगा तो आपका लॉस है कि खर्चा सारा आपने किया है, तो फ़ायदा कोई और ले रहा है। तो इस पे मुल्क के मफाद के लिए भी सोचने की ज़रूरत होती है। लेकिन ऑन अ बैलेंस पॉइंट यही है कि अच्छे खासी तादाद हमारी यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। NHS के अंदर बहुत से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस चीज़ें हैं, इनका भी रोल है इसमें प्ले करें। पाकिस्तान एम्बेसी का भी रोल है कि इसमें कोऑर्डिनेशन करें ताकि इस तरह के कुछ सेटअप किए जा सके जिसके थ्रू जो एक्सचेंज की आप बात करते हैं ये हो सके। इसमें फ़ायदे की चीज़ें भी हैं कि पर्टिकुलरली जो होता है स्किल अपग्रेड। कश्मीर के हवाले से बता दें कि कुछ आपको लगता है, कुछ उम्मीद हम लोग बनाई रखें इसमें कि नहीं? बेउम्मीद तो नहीं होना चाहिए, कहते हैं ये कुफ्र होता है जी। आई थिंक सैड रियलिटी यही है कि इतने अरसे से हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो इस जुल्म की चक्की में फिस रहे हैं, और ये जुल्म की तारीखें जो हैं ये बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। तो उम्मीद की जो किरण होती है वो यही होती है, कहते हैं कि जब तारीखी इंतहा पे पहुंचती है तो रोशनी का कमगाम भी वहीं से शुरू होता है। क्योंकि हमारा कोज़ जो कश्मीर का है ये जस्ट कोज़ है, और ये फंडामेंटल राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से। UN के रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड हैं। ये वाइज डिस्प्यूट ऐसी है दुनिया में कि जिसके सोल्यूशन जो है ऑलरेडी एग्री हुआ है कि होना क्या चाहिए। अब बात सिर्फ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की है। तो अगर हम सब मिल के इस पे कोशिश जारी रखेंगे तो दूसरा फ़ायदा हमें ये है कि जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें जो दुनिया है ये कनेक्टिविटी जो है ये बहुत बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया जो है ये बहुत अरूज पे है, इसकी इंस्टेंट इंफॉर्मेशन फ़्लो होती है। तो इन चीज़ों पे भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि दुनिया जो है उसमें अवेयरनेस जो है वो बढ़े और जो जुल्म हो रहा है वो सामने आए। क्योंकि जब जितना ज़्यादा सामने आएगा, जो आम इंसान होते हैं दुनिया में हमेशा वो सही जगह पे होते हैं, उनकी इंसानियत ज़िंदा होती है। तो जब वो देखेंगे तो वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह फिर आप इकोनॉमिक बेस पे भी स्ट्रेंथ होल्ड कर सकते हैं जिसके मवाद पे वो चलते हैं। तो ऑक्यूपेशन जो होती है फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपने देखा अफ़गानिस्तान को आप देखें कि कितने कमज़ोर थे वो और कितने उसके बरक्स पावरफुल मुल्क था जो ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली 20 साल के बाद उन्होंने हाथ धो दिए कि भाई इससे निकलना ही आसान है। तो यही वो फंडामेंटल फॉर्मूला है जो थ्रू आउट हिस्ट्री में आज़ादी की जो तारीखें होती हैं जिससे वो विन होती हैं। तो वो जो कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन है उसको बढ़ाया जाता है छोड़ने से। तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंच जाए तो ये हो जाता है। सर आपने बहुत अच्छी और प्यारी बात की है। 20 साल में अफगानिस्तान ने तो ले ली, लेकिन कश्मीर का मसला तो आपको पता है 70 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी तक जू का तू ही है।
इंशाल्लाह उम्मीद को ना छोड़े, हमें हर एक को चाहिए अपनी कोशिश को जारी रखें। अगर हम अपना हिस्सा डालेंगे तो जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनके आज़ादी के दिन करीब होंगे इंशाल्लाह। बस लास्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं कि जब वीज़ा की बात आती है तो जो इंडिया है वो टॉप टियर में आता है फॉर द वर्क वीज़ा और स्पॉन्सरशिप के अंदर, जबकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ फैमिली वीज़ास के अंदर जो है वो टॉप पे आता है। आप इसकी क्या बड़ी वजह समझते हैं? आई थिंक सबसे बड़ी वजह तो यही है कि इंडिया जो है ये बड़ा मुल्क है और कुछ लोगों की हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेस पे होती हैं, तो इस चीज़ को नुक्ता नज़र रखते हुए वो इस तरह करते हैं। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम जो अप्रोच है इसको बेहतर करें, मजबूत करें। अगेन फिर ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस मुल्क की, उसका रोल भी आ जाता है। जो हमारे एम्बेसडर यहाँ बैठे होते हैं उनका भी रोल बनता है इस चीज़ पे काम करने का। और जो हम यहाँ हैं पॉलिटिकल लेवल पे जो ड्यूल नेशनल हैं जिनका ब्रिज का रोल है, हम भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब जब मिल के कोऑर्डिनेटेड होके काम होता है तो इस तरह की पॉलिसीज़ जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।